सब बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है जो मैंने अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ? कोई एक बच्चा मुझे बता दे बेशक माइक्रोफोन ऑन करके। स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर। ओके, ठीक हो गया। तो बेटा हमने इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट प्रोपेगेशन ऑफ रूट स्टॉक, और उसमें मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल प्रोपेगेशन इस्तेमाल की जाती है। और ये मैंने कुछ आपके फ़ायदे के लिए कुछ हेडिंग्स यहाँ पे लिख दी थी, रूट कैरेक्टरिस्टिक, सीड एक्सट्रैक्शन, और ये जब आपको नोट्स मिलेंगे तो उसमें ये लगी होंगी। इनसे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ये पेपर में सवाल हो सकता है, या अगर पेपर में सवाल आए तो हमने कौन सी चीज़ लिखनी है। उसके बाद था एसेक्सुअल प्रोपेगेशन स्टेप 2। ये मैंने रूट स्टॉक तो हमने लगा लिया खेत में, और हमने देखा नर्सरी में, सॉरी, और हमने देखा कि 1 साल के बाद जो है उसके अंदर हमने वो उसके ऊपर बड करना है। अब एसेक्सुअल प्रोपेगेशन की जो मेथड्स है ना, वो टोटल इसमें 4 मेथड है जो इस्तेमाल होते हैं। वन इज कॉल्ड बडिंग, एक को बडिंग कहते हैं, एक है कटिंग, दूसरा कटिंग, तीसरा लेयरिंग, एंड फोर्थ वन इज ग्राफ्टिंग। ये 4 मेथड एक तो आपने याद रखने हैं कि ये 4 मेथड इसमें इस्तेमाल होते हैं। क्लियर हो गया? अब बडिंग क्या है कि आमतौर पे ये मैंने उसकी तस्वीर लगाई है बड़ी अच्छी सी ढूंढ कर, एक इसमें ये पौधा दिखाया उसने, ये आपको नजर आ रहा होगा मेरा माउस, इसके ऊपर ये बेसिकली वही रूट स्टॉक का पौधा है जो हमने कह लें कि नर्सरी में तैयार किया है 1 साल पुराना। इसके ऊपर हमने ये इसने जूम करके दिखाया कि इसके ऊपर हमने ऐसे करके एक टी की शक्ल में कट लगाया है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा भी, ये वीक जो अगला नेक्स्ट वीक आ रहा है उसके अंदर हम ये प्रैक्टिकल की क्लास में पढ़ेंगे चीज़ें, और इसी के ऊपर टीम्स पे ही क्लास होगी इंशाल्लाह। तो इसमें बेटा ये टी की शक्ल में कट लगाया, और एक छोटी सी बड लेकर, वो बड मैंने आपको बताया था ना कि बड क्या होती है, ग्रोइंग पॉइंट जिससे पौधा निकलता है, वो छोटी सी बड लेकर वो इसके अंदर इंसर्ट कर दी। मैं क्लास में इंशाल्लाह फिर डिटेल में भी इसके ऊपर बात करूंगा। जब आपने बड के अंदर ये इंसर्ट की, इसके अंदर रूट स्टॉक के अंदर साइन, ये इसको साइन बोलते हैं, ये जो बड होती है, तो ये फिर उसके बाद इसको ऐसे बांध दिया ताकि ये इसमें से निकले ना, और फिर ये इस तरह इसके साथ बंधी हुई है, दिखाई हुई है उन्होंने यहाँ पे। जब ये बड यहाँ से थोड़ी सी फूटने लगी और इसमें से शाख बनने लगी, शगुफा बनने लगा, पता चला कि हाँ ये सरवाइव कर रही है और ये चल रही है, तो हमने क्या किया, हमने ऊपर से रूट स्टॉक कट कर दिया, क्योंकि ऊपर वाले की ज़रूरत नहीं है, अब इस वाले को बढ़ने की ज़रूरत है। तो जब इसको ऊपर से कट किया तो पौधे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो पहले ऊपर जा रहे थे, अब वो सारे के सारे इस बड को मिलने लगे, और ये बड जो है ग्रो करनी शुरू हो गई, और ये देखें इससे पूरा एक पौधा नया तैयार हो गया। अब नीचे और पौधा है, ऊपर बड से एक और पौधा लग चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा देता हूँ। 1 year आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग द रूट स्टॉक सीडलिंग आर रेडी फॉर बडिंग। एक तो ये इसमें देखना है कि कब बडिंग के लिए तैयार होता है पौधा, तो ये इस टाइम पे बडिंग के लिए तैयार होता है। Budding is a method of sexual propagation in which one bud is removed from sign variety and inserted by a special technique in the stalk seedling। ये भी मैं ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है बडिंग की, तो ये आपने यहाँ से पढ़ लेनी है कि ये डेफिनेशन क्या है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है टी बडिंग, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है टी बडिंग, और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सी बडिंग की टाइप इस्तेमाल होती है। बडिंग में भी डन एनी टाइम, स्प्रिंग में भी कर सकते हैं, ऑटम में भी कर सकते हैं। 2 सीज़न होते हैं किसी भी प्लांट में ग्रोथ के, एक स्प्रिंग सीज़न है, एक ऑटम सीज़न है। तो यहाँ पे नीचे उसने फिर इसकी ये आपने याद करनी है। बाद में ये पूछा जाता है कि जनाब किस सीज़न में बडिंग जो है वो सबसे अच्छी होती है। तो उसमें ये 2 सीज़न है, स्प्रिंग और ऑटम, और उसकी पहचान क्या है कि कैसे पता चलेगा कि ये सीज़न आ गया है। उसमें है कि व्हेन द बार्क स्प्लिट्स फ्रीली, जो ऊपर उसके छाल होती है ना, इसके पौधे के ऊपर एक बार्क होती है, वो बार्क जो है ना, वो अगर उसको कट करें तो वो आसानी से उतर जाती है, वो स्लिप होती है उसके ऊपर, उसके अंदर वाटर कंटेंट्स होते हैं, तो वो आसानी से स्लिप हो सकती है, उसको उतारा जा सकता है, छाल को उतारा जा सकता है, तो वो फिर आसानी से उस वक्त हम ये करते हैं। तो ये जो उसने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखे हैं, ये आपने याद करने हैं, ठीक है जी। तो इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। एंड द साइन प्लांट शो एक्टिव ग्रोथ, और इस वक्त कहता है बहुत एक्टिव ग्रोथ हो रही होती है, और जो पौधा है वो बड़ा बढ़ोतरी करने लगा, शाखें शूखें निकाल रहा होता है, ठीक है। द बड शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव ट्री, इससे हेल्दी और प्रोडक्टिव ट्री से इसको लेना चाहिए हमेशा। और इसमें यूज ओनली मेच्योर वुड विद वाइट स्ट्रीक्स ऑन इट। ये जो यहाँ पे ये पैरा है ना बेटा, ये बहुत अहम है, इसमें से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा, मैं इसको हाईलाइट भी करके भेजूंगा आपको। ये पहचान है कि कब किस शाख के ऊपर आपने बड करनी है, ठीक है। तो उसने कहा है कि सिर्फ मेच्योर वुड इस्तेमाल करें, पकी हुई लकड़ी इस्तेमाल करें। उसकी पहचान क्या है कि उस लकड़ी के ऊपर वाइट स्ट्रीक्स होंगी, सफ़ेद धारियाँ बनी होंगी।
ठीक है। मैं इसकी तस्वीर भी इंशाल्लाह इसमें लगाऊंगा। एंड इट नेवर गेट्स बड फ्रॉम वाटर स्प्राउट और इनमेच्योर एंगुलर वुड। कहता है वाटर स्प्राउट से बड ना लें, एंगुलर वुड से ना लें। ये मैं नीचे इसकी डेफिनेशन मैंने की है, मैं बता देता हूँ वो कहाँ पर नीचे लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन जी क्या चीज़ है। The bud will unite and show signs of growth after 3 to 4 weeks। कहता है 3 से 4 हफ्ते लगते हैं इसकी ग्रोथ को, ये यहाँ से ग्रोथ निकलने को, ठीक है, मतलब तकरीबन 1 महीना यूं कह लें। When the bud has grown 25 to 30 centimeter, the root stock is cut back close above the bud union। कहता है जब ये 25 से 30 सेंटीमीटर बड उग जाए तो फिर क्या है, ऊपर से उसको कट कर दे रूट स्टॉक को। ये वाली स्टेज जो थी, ये यहाँ पर उसकी कहानी उसने बताई है कि ये जब वो ग्रो हो जाए, हमें तसल्ली हो जाए कि हाँ जी अब हमारी बड उग रही है, पौधा ज़ाया नहीं होगा, तो फिर रूट स्टॉक ऊपर से कट कर दें। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर इसी में ऑल स्प्राउट्स ऑफ द स्टॉक मस्ट बी रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम। साइडों से कहता है जो भी शाखें शूखें निकल रही हैं, ये देखें इधर से एक शाख निकल रही थी, इधर से शाख निकल रही थी, इधर से शाख निकल रही थी, ये सारी शाखें उसने कहा कट करनी है। ये ना हो कि वो, क्योंकि ये एक नेचुरल सी बात है कि पौधे के जो अपने हिस्से होंगे ना, जो पौधे के अपने टिश्यूज होंगे, पौधा उनको ज्यादा खुराक देगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ज्यादा ख्याल रखती है, इसी तरह ये जो पौधा है ये अपने पौधे के पत्तों को ज्यादा खुराक देगा। तो अगर ये स्प्राउट्स आप उगने देंगे ना, तो ये पौधा सारी खुराक इन्हीं को देता रहेगा। इस साइन को जो हमने इसकी गोद में डाला है, ये इसको पालेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, वो कहते हैं ये तमाम स्प्राउट्स जो स्टॉक से निकलते हैं, इनको हमेशा हम वक्तन फवक्तन निकालते रहते हैं, इनको कट करते रहते हैं कि नहीं ये नहीं निकलना, ये नहीं निकलना। ये देखें यहाँ पे लगे हुए हैं, आगे उसने सारे कट कर दिए, साफ कर दी साइडों से, सिर्फ यही एक शाख है जो यहाँ से निकल रही है। तो ये बडिंग के बारे में चंद एक इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की है। कटिंग एंड लेयरिंग, ये भी कुछ चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कटिंग में सेमी हार्डवुड and hardwood stem cutting is commercially propagated method used for sweet lime। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है जी, किस क्रॉप में होता है, स्वीट लाइम में होता है। और सेमी हार्डवुड का क्या मतलब है, पहली बात ये कटिंग होती क्या है, ये आपको पहले मैं बता दूं। तो कटिंग जो होती है बेटा, वो जिस तरह एक शाख लगाते हैं ना, कलमें लगाना, आपने देखा होगा गुलाब की कलमें लगती हैं, कि बेसिकली एक ब्रांच का टुकड़ा, एक पीस ऑफ वुड और बेसिकली एक पीस ऑफ ब्रांच विच हैव ओनली 2 to 3 buds over it is called a cutting। उसको एक कटिंग बोलेंगे। तो वो एक शाख का टुकड़ा जिस पे 2 से 3 बर्ड्स हों, उसको जमीन में दबा दें, उसमें से एक बर्ड जमीन में चली जाए, 2 बर्ड्स बाहर रह जाएं, तो फिर वो बर्ड जो है नीचे से रूटिंग स्टार्ट करेगी और वो बाद में पौधा जो है एक नया पौधा बन जाएगा। तो इसको कहते हैं कटिंग। उसमें उसने कहा जो शाख लगाते हैं वो एक तो ये कि सेमी हार्डवुड। सेमी हार्ड मतलब कि वो इतनी ज्यादा लकड़ी की तरह सख्त नहीं है, वो हल्की फुल्की बेंड हो सकती है। एक तो होती है सॉफ्ट वुड कटिंग, बिल्कुल हरी शाख जिसको आप आसानी से हाथ में पकड़ें और जिस तरह रबड़ की तरह उसको मोड़ लें, ठीक है ना, वो नहीं। सेमी हार्डवुड मतलब बहुत ज्यादा सख्त नहीं है लेकिन बहुत नरम भी नहीं है। लेकिन दूसरी टाइप उसने बताई है हार्डवुड, बिल्कुल लकड़ी की तरह सख्त जो है कटिंग्स वो भी लगाई जाती है। तो ये स्वीट लाइम में लगाई जाती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आपने तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें आपको जो पेपर आना है डेफिनेटली वो एमसीक्यूज टाइप होना है। आपको पता है ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं सारे, तो अब उसी लिहाज से ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें से आपने ये पढ़नी है, ये ध्यान से पढ़नी है। जैसे ये देखें कागजी लाइन में वो कहता है कि लेयरिंग इस्तेमाल होती है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। कटिंग किस में इस्तेमाल होती है, स्वीट लाइन में इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। इसी तरह बोथ कल्टीवार आर आल्सो प्रोपेगेटेड थ्रू सीड्स, इनके कहता है सीड्स भी लग सकते हैं, इनके बीज भी लगते हैं और वो फिर रूट स्टॉक बनेगा और उसके ऊपर बड होगी। अच्छा, कटिंग ऑफ 20, अब उसने आगे डिटेल दी है कि कटिंग ऑफ 20 to 30 सेंटीमीटर लेंथ आर मेड इन जनवरी फरवरी एंड सितंबर अक्टूबर विद राउंड कट एट द लोअर एंड एंड स्लैंटिंग कट एट द अपर एंड। इसके बारे में भी मैं थोड़ी डिटेल बाद में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा कि ऐसा क्यों करना है, ठीक है ना। तो वो कहता है जब ये कटिंग लगाते हैं ना, तो इसका जो ये शाख होती है जो हमने ब्रांच ली है, एक तो ये कि उसकी लंबाई कितनी हो, 25 से 30 सेंटीमीटर। नंबर 2, कब लगानी है, या जनवरी फरवरी में लगा लें या सितंबर अक्टूबर में लगा लें विद अ राउंड कट। उसके जो नीचे वाली सतह है ना, कटिंग के जो नीचे बेस है जो जमीन में दबानी है, उसको सीधा काटें ताकि वो गोल कट दे, ठीक है। मैं इसकी तस्वीर इंशाल्लाह यहाँ पे लगाऊंगा, कोशिश करता हूँ इसको लगाने की। ये आपने याद रखनी है बेटा, राउंड कट नीचे देना है और स्लैंटिंग कट ऊपर देना है। इसकी वजह भी मैं बाद में बताऊंगा। The upper end cut is made about 4 सेंटीमीटर above the last bud। कहता जो ऊपर वाला कट लगाना है वो तकरीबन 4 सेंटीमीटर ऊपर लगाना है। ये ना हो कि बड के बिल्कुल साथ आप कट लगा दें, वो नुकसानदेह, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इसमें बात याद रखनी है। मैं डिटेल में इसकी तस्वीर लगाऊंगा तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। द कटिंग्स आर कैलस्ड, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, बिफोर प्लांटिंग। कहता है जमीन में दबाने से पहले। बच्चों को नजर आ रहा है सबको ये चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे?
बिफोर प्लांटिंग कहता है जमीन में दबाने से पहले द कटिंग्स आर कैलस्ड, ये एक टर्म है हम इस्तेमाल करते हैं कैलस की, ये आपने यहाँ से याद करनी है फॉर बेटर रिजल्ट्स। अब कैलस्ड क्या होता है कि कटिंग्स को उल्टा करके रख देते हैं, इसकी डेफिनेशन भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, इसी में नोट्स में लगाऊंगा। अच्छा, डायरेक्ट प्लांटिंग आल्सो गिव अबाउट 60% सक्सेस, कहता अगर आप वैसे ही बगैर कैलसिंग करे जमीन में दबाएंगे तब भी 60% तक आपकी कटिंग्स चल जाएंगी, मतलब अगर आपने 100 लगाई है उसमें से 60 चल जाएंगी। लेकिन इफ द कटिंग आर प्रॉपरली केयर्ड फॉर आफ्टरवर्ड, और उसकी शर्त यह है कि फिर आप उनका ध्यान भी सही रखें, अदरवाइज ये नहीं चलेंगी। ये ना हो आप लगा दें और आपके पास सर अब मैं आऊंगी 4 दिन बाद तो देखूंगी, तो ऐसे नहीं है। अच्छा, ज़्यादा अच्छे उसको बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए उसने क्या कहा है कि ट्रीटमेंट्स ऑफ राउंड एंड, मतलब नीचे वाले सिरे की ट्रीटमेंट करें, किससे? सेराडिक्स एक्स से, सिराडिक्स ए से, या इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये हार्मोन है बेसिकली, रूट इंड्यूस करवाने के लिए, रूटिंग करवाने के लिए, ठीक है। तो इससे वो कहता है इसकी ट्रीटमेंट आप कर लें तो ये जो है ना आपका ज़्यादा, इसकी रूट इनिशिएशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा जड़ें निकलेंगी और आपकी रेट ऑफ सक्सेस बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये कटिंग एंड लेयरिंग के बारे में भी कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है। इसमें से जो डेफिनेशन मैंने अब आपको बतानी है वो है कैलस, और ये राउंड कट और स्लैंटिंग कट क्यों देते हैं। काइंडली क्लास में जो बच्चे बैठे हैं ये ज़रा 3 डेफिनेशन अपनी कॉपी पे लिख लें, हम ये व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है ग्राफ्टिंग, आखिरी मेथड। ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग ऑफ सिट्रस कैन बी डन इवन व्हेन इट इज लेट इन द सीजन फॉर बडिंग। कहता है ग्राफ्टिंग उस सूरत में की जाती है जब बडिंग का सीजन गुजर जाता है, आप लेट हो जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं चलो यार ग्राफ्टिंग भी मैं अब मैं ग्राफ्टिंग कर लेता हूँ। ग्राफ्टिंग और बडिंग में फ़र्क सिर्फ इतना है कि बडिंग में एक बड इस्तेमाल होती है, ग्राफ्टिंग में पूरी की पूरी शाख ही लगा दी जाती है। जैसे ये कटिंग के लिए हमने शाख तैयार की थी ना, उसके ऊपर 2 से 3 बड्स थी, तो इसी तरह की पूरी की पूरी शाख ही इस जगह पे लगा देंगे। यहाँ पर तो सिर्फ एक बड लगाइए, वहां पर पूरी शाख लगाएंगे जिसके ऊपर 2 से 3 बड्स होंगी, तो उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। इसकी भी तस्वीर जब लगेगी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, कौन कौन सी टाइप ज्यादा इस्तेमाल होती हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए अहम है। वनियर ग्राफ्टिंग है, टी ग्राफ्टिंग है, ठीक है ना, कॉमनली यूज फॉर asexual propagation of grapefruit and कागजी लाइम रिस्पेक्टिवली। ये इन दो के लिए कहता बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं ये 2 टाइप्स, तो ये आपने यहाँ से पढ़ लेनी है। अच्छा, which have thorns in the leaf axil and cannot be easily budded। आमतौर पे ये ग्राफ्टिंग इसलिए भी इस्तेमाल की जाती है कि कुछ आपको पता है जैसे किन्नू की अगर आप पौधा कभी देखें तो किन्नू के पौधे में या लीमू के पौधे में कांटे भी होते हैं, ठीक है। तो वो किन्नू की वो इकसाम जिनमें थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, उनमें बडिंग नहीं लग सकती, उसमें बड नहीं लगा सकते। वो भी मैं इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। काइंडली ये एक पॉइंट भी लिख लें कि बडिंग क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। काइंडली ये जो बच्चे क्लास में इस वक्त क्लास पढ़ रहे हैं, कोई 1 या 2 बच्चे ये नोट्स बना लें कि सर ने कौन कौन सी चीज़ें कहा है जो मैं बताऊंगा, तो मैं फिर ये इंशाल्लाह आपको ग्रुप में डिटेल में बताऊंगा। तो ये क्यों नहीं इसके ऊपर जी कर सकते बडिंग, इसका ये सवाल पेपर में अक्सर पूछा जाता है, इसका सवाल मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसका जवाब इंशाल्लाह दूंगा। अच्छा, फिर आगे, इन ग्राफ्टिंग अनलाइक बडिंग 3 to 4 बर्ड्स आर केप्ट ऑन साइनवुड। ये वही वाली बात उसकी डेफिनेशन बता रहा है ग्राफ्टिंग की कि क्या होता है ग्राफ्टिंग में, कि उसने कहा एक बर्ड की बजाय हम एक से ज्यादा बर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, 3 से 4 बर्ड्स होती हैं एक साइन के ऊपर, और ये बाग के अंदर लगाई जाती है बिल्कुल वैसे जैसे बर्ड लगाई जा रही थी। ये हो गया ग्राफ्टिंग हमारी, ग्राफ्टिंग भी यहाँ पे क्लियर होगी। नाउ वी विल मूव टू द कल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक हो गया। कौन कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो हम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं लगी, तो वो काइंडली कॉपी पे नोट कर ले, हम इसके बाद इंशाल्लाह इसमें डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर भी। कल्चरल प्रैक्टिसेस, सिट्रस ऑर्चर्ड्स आर प्लांटेड ड्यूरिंग स्प्रिंग और ऑटम, द स्प्रिंग सीजन बीइंग जनरली बेटर। कहता है ये दोनों सीजन में लग सकता है। किन्नू का पौधा अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं, लगने को तो दोनों में लग सकता है, स्प्रिंग में भी लग सकता है, ऑटम में भी, लेकिन प्रेफरेबल कौन सा सीजन है? स्प्रिंग सीजन ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। द ऑर्चर्ड आर यूजुअली प्लांटेड इन स्क्वायर सिस्टम। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि कौन से सिस्टम के तहत लगता है? स्क्वायर सिस्टम के अंदर लगता है। ये किस तरीके से पौधे लगाए जाते हैं? स्क्वायर सिस्टम के अंदर लगाए जाते हैं, डब्बे बना के लगाए जाते हैं। एट अ प्लांटिंग डिस्टेंस ऑफ 7 to 8 मीटर्स, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो होता है वो तकरीबन 7 से 8 मीटर होता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक हो गया। कल्टीवेशन एंड इंटरकल्चर प्रैक्टिसेस जनरल है, ये आपने यहाँ से पढ़नी है, मैं मोटी मोटी यहाँ से बता देता हूँ। ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ ऑर्चर्ड लाइट कल्टीवेशन। कल्टीवेशन होती क्या है पहले तो मैं ये बता दूँ आपको। वो गोडी छोटी करना, हल्की फुल्की हल चलाना, या उसमें कोई क्रॉप लगा लेना एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए, ये सारी चीज़ें कल्टीवेशन में आ जाती है। बेसिकली प्लॉ करना या उसको हल चलाना, ये सारी कल्टीवेशन है। ठीक हो गया। तो इसने कहा शुरू के सालों में
ओनली लाइट कल्टीवेशन इज रिक्वायर्ड टू इरेडिकेट वीड्स। पहले शुरू के सालों में जब पौधे छोटे होते हैं हल्की फुल्की कल्टीवेशन करते हैं जड़ी बूटियां खत्म करने के लिए, गोडी छोटी करते हैं ताकि जड़ी बूटियां ना उगे। In the later seasons, particularly at the bearing age, plowing and hoeing are required more frequently to provide more suitable environment for root growth. जब पौधा कहता बड़ा हो जाता है तो फिर इर्द गिर्द ज्यादा बड़े पैमाने पे हल चलाना पड़ता है, ज्यादा बड़े पैमाने पे गोडी करनी पड़ती है ताकि जमीन नरम रहे और उसमें जड़ें अच्छी तरह से घुस सकें और अच्छी यील्ड आ सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि सिट्रस की जो रूट्स होती हैं ये शैलो होती हैं, जो जमीन के ऊपर ऊपर रहती हैं, टॉप 6 इंचेस के अंदर इसकी रूट्स होती हैं। अगर आप इसके अंदर ज्यादा गहरा हल चलाएंगे तो आपका दरख्त मर जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ें कट जाएंगी और वो दरख्त मर जाएगा। इसलिए इसमें जिस तरह आप नॉर्मल डिस्क प्लॉव वगैरह चलाते हैं फील्ड के अंदर, इसमें आप डिस्क वगैरह नहीं चला सकते। टॉप हल्का फुल्का रूटावेटर चला सकते हैं, वो भी टॉप की लेयर को सिर्फ चॉप करने के लिए बस। ठीक हो गया। ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट ऑर्चर्ड्स व्हिच आर प्लॉट 5 to 6 टाइम्स फ्रॉम मई टू सितंबर परफॉर्म बेटर देन दोज व्हिच आर इंटरक्रॉप। वो कहता देखा ये गया है कि वो ऑर्चर्ड्स, वो बाग जिनको हम 5 से 6 बार हल चलाते हैं उसमें गर्मियों के महीनों में मई टू सितंबर, वो बड़ी अच्छी यील्ड देते हैं, बजाय इसके कि आप उसमें सब्जियां लगा दें या कोई और चीज़ लगा दें इस टाइम के दौरान। ठीक है ना, तो ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। Keep the orchard clean during the winter, also minimize the danger of frost injury। कहता सर्दियों में बाग को ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखें, उसमें जड़ी बूटियां ना उगने दें ताकि वो फ्रॉस्ट से, कोरे से बच सके। ये भी मैं इसके बारे में भी मेरे से अगर कोई बच्चा इसको नोट कर ले कि क्यों ऐसा क्यों है, ये सर ने क्यों बात की है, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका भी बताऊंगा। ठीक हो गया। Growing of crops like wheat and cotton between the tree is commonly practiced in Pakistan। कहता पाकिस्तान में आमतौर पे जो ज़्यादा प्रैक्टिस चलती है वो क्या करती है कि किसान का ये कपास और गंदम जो है इसको लगाते हैं दरख्तों के अंदर। बट दीज क्रॉप्स अल्टीमेटली स्पॉयल द ट्री। लेकिन इससे क्या होता है कि आपके दरख्त जो है वो ख़राब हो जाते हैं और इनसे उनकी लाइफ टाइम भी बहुत थोड़ी रह जाती है, वो बहुत थोड़ी देर के लिए ज़िंदा रहते हैं। 30-35 साल नॉर्मल एज है पाकिस्तान के अंदर एक दरख्त की, बाग की। 35 साल 40 साल के बाद वैसे ही वो बूढ़ा हो जाता है और वो प्रोडक्शन नहीं देता। तो डिफरेंट इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ वीट एंड हैवी इंसेक्ट, उसकी रीज़न ये बता रहा नहीं चाहिए, आपने यहाँ से देख लेनी है। वो कहता है उसकी वजह ये होती है कि वीट के ऊपर या ये इसके बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, उनके लिए स्प्रे करना पड़ता है और वो स्प्रे फिर पौधे को भी नुकसान देता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा पौधे को पानी नहीं चाहिए, क्रॉप को पानी चाहिए, तो वो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी बातें उसमें काउंट होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से आपने पढ़ लेनी है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं, ये जनरल यहाँ पे लिखी है, ये आप यहाँ तक इसको पढ़ लीजिए। ग्रोइंग ऑफ बेटा बाद में मैं जी बाद में सर ये बार बार सर रिमूव कर रहे हैं बार बार भी सर, ये पार्टिसिपेंट्स के पास भी शायद अथॉरिटी है रिमूव करने की, तो बार बार करी जा रहे हैं। बच्चे क्यों रिमूव कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे को थोड़ा एहसास करें एक दूसरे का। लेट मी सी, मैंने वैसे एडमिन तो किसी को भी नहीं बनाया, कोई किसी को रिमूव क्यों करेगा। मुझे लगता है शायद वो स्पीड की वजह से शायद ऐसा है, अदरवाइज तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल। सर ये स्टूडेंट के पास भी अथॉरिटी है, वो भी ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अच्छा सर ये स्क्रीन पे आ रहा है समवन रिमूव्ड यू। अच्छा यार ऐसे ना करो, मेहरबानी करें इसको, मैं जरा देखता हूँ इधर से। अनाउंस अलाउ लेट बाईपास द लॉबी, नो लेट मी सी। बेटा ना करें ऐसे जो कर रहे हैं, काइंडली एक दूसरे को तंग मत करें इस तरीके से। मैं भी हैरान हूँ, बार बार बच्चे आ रहे हैं, बार बार रिमूव हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। उसकी वजह यही है कि कुछ बच्चे जो है वो शरारत कर रहे हैं बीच में, तो ये अच्छी बात नहीं है बेटा। अनाउंस द कलर हो रिएक्शन माइक फॉर अटेंडेंस एडमिट। मैं देख रहा हूँ, मुझे ऑप्शन अब असल में इसमें मिला नहीं अभी। लेट मी सी इफ आई कैन। कोई शरारतें करते हैं बच्चों को, पता नहीं नेचर है बच्चों की, थोड़ा बहुत बीच में शरारतें ऐसे करते रहते हैं, हटते नहीं हैं। मीटिंग डिटेल्स, डिवाइस सेटिंग, मेरा ख्याल है अब नहीं कर रहे शायद बच्चे। बहरहाल चलें, काइंडली बेटा एक दूसरे को ऐसे तंग ना करें, आप क्लास पढ़े, अगर नहीं पढ़ने का दिल करा बेशक ना पढ़े, उसमें कोई हर्ज नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने इसकी अटेंडेंस के लिए ये मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, कि ये ना समझे कि पता नहीं सर ने अटेंडेंस लगानी है इसलिए सर ऐसे कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एडमिट ऑल इंट्रिकेटेड। अच्छा जी, खैर आगे चलते हैं अब इसके अंदर।
तो इसमें बेटा ये डिफरेंट इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, जो बच्चे लीव कर रहे हैं ग्रुप से, इसकी टेंशन ना लें, इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बहरहाल ये मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ क्लास से कि बिहेव नॉर्मली, और ये एटलीस्ट अब यार बड़े बच्चे हैं, थोड़ा संजीदा हो जाए इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। ये गेस्ट के नाम से जो बच्चा बार बार आ रहा है, एक तो ये कि अपना नाम आप सीधा लिखे, मैं किसी बच्चे को भी विदाउट गेस्ट जो है उसको ऐड नहीं होने दूंगा, अपना नाम प्रॉपर लिखें ताकि मुझे पता चले आप क्या कर रहे हैं। फिर मैं किसी को पकड़ूंगा तो फिर कहेंगे कि सर वो हमें पता नहीं चलता। ओके, चलें आगे। खैर, जो मैं बात कर रहा था, तो बेटा ये उसने कहा इसमें कि ये प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप वो उनको दूसरी क्रॉप्स को लगाते हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ट्रीज में वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद है इंटरक्रॉपिंग में प्रूव हेल्पफुल इन एडिंग ह्यूमस टू द सॉइल। कहता है इंटरक्रॉपिंग करनी इजाजत है, इंटरक्रॉपिंग करें, ग्रीन मिररिंग इसमें करें, अपने ऑर्चर्ड्स में जंतर या बरसीम या लूसन वगैरह लगाएं। इससे क्या होगा कि एक तो ज़मीन जो है वो ठंडी रहेगी, ज़्यादा गर्म नहीं होगी, नंबर 2 ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा, ठीक है ना, और न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे। और ये आमतौर पे दिस प्रैक्टिस कैन बी रिपीटेड ओनली वंस इन 3 to 5 ईयर। कहता है कम से कम 3 से 5 साल के दौरान एक बार तो लाजमी ये करनी चाहिए, ठीक है ना, एक बार लाजमी करें। और लिग्यूमिनोसी क्रॉप्स लगाएं ताकि वो आपकी इसकी न्यूट्रिशन को बढ़ा सके। आगे, इन पाकिस्तान बरसीम फॉडर इज कॉमनली यूज्ड इन विंटर क्रॉप। इसको विंटर में कहता है ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है विंटर इंटर क्रॉप के तौर पे। ये जनरल बातें हैं, ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैं इतनी छोटी छोटी बात यहाँ पे नहीं बता रहा, ये जनरल चीज़ें हैं। लेकिन फिर वही बात बेटा, मैं जैसे पहले बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर आएगा। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। जैसे ये बरसीम का उसने बात किया, बरसीम फॉडर नॉर्मली विंटर इंटर क्रॉप के तौर पे इस्तेमाल होता है, माइट भी यही पेपर में पूछा जाए, तो इसलिए ज़रा ध्यान से पढ़ लेना है, ये ना हो कि आप बाद में कोई चीज़ छोड़ जाए। मैं वैसे कोशिश करूँगा मैं आपके लिए आसानी के लिए इसमें चीज़ें अंडरलाइन करके फिर ही आपको दूँ। उसके बाद है जी इरिगेशन, पानी कैसे लगाना है। द सिट्रस ट्रीज आर एवरग्रीन। कहता है ये एवरग्रीन होते हैं, सारा साल सब्ज रहते हैं, सरसब्ज रहते हैं, एंड नीड अप्रोप्रिएट इरिगेशन ऑल ईयर राउंड। इनको पानी सारा साल ही चाहिए, ये गंदम वाला हिसाब नहीं है कि 4 पानी चाहिए या 5 पानी चाहिए। तो इसके लिए कहता है आमतौर पे इट रिक्वायर्स अ परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर। जब आप कहीं बाग लगाना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये कि आपके पास पानी का एक परमानेंट सोर्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसने एक बात बहुत अहम की है, और वो अक्सर हम पेपर में पूछते हैं, वो ये है कि सिट्रस में ओवर इरिगेशन ज़्यादा नुकसानदेह है एज कम्पेयर टू अंडर इरिगेशन। कम पानी लगाने से अगर बाग थोड़ा सा मुरझाता है, वो इतना नुकसानदेह नहीं है जितना ज़्यादा पानी लगाने से जड़ें गल जाएं और पौधा पूरे का पूरा मर जाए, ठीक है ना। तो ये पानी बड़ा ध्यान से लगाना चाहिए इसमें। द फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट ऑफ इरिगेशन डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। ये जनरल बातें लिखी हैं, ये आपको भी पता है, ये इरिगेशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। उसके बाद सिट्रस ऑर्चर्ड शुड बी गिवन रिस्ट्रिक्टेड वाटर ड्यूरिंग विंटर। खास तौर पे कहता है सर्दियों में पानी जरा थोड़ा कम लगाएं, क्योंकि सर्दियों में पानी इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता। तो आमतौर पर उसने एग्जाम्पल भी दिया कि एक पानी लगाएं आफ्टर 2 वीक्स, मतलब 14 दिन के बाद एक पानी लग जाए काफ़ी है। तो उससे क्या होगा, नंबर 1 तो ये कि दिस स्टिमुलेट फ्रूट बड डिफरेंशिएशन। इससे आपकी जो फ्रूट बड्स हैं जिन पे फल लगना है, उनकी वो ज़्यादा निकलेंगी और आपका फल भी ज़्यादा लगेगा अगर आप इस तरीके से पानी लगाएंगे। अगर आप सर्दियों में भी हर हफ्ते बाद पानी लगाएंगे तो देखने में तो आपके पौधे की शाखें शूखें बड़ी अच्छी होंगी, लेकिन उस पर फल नहीं होगा, ठीक है, उस पर फल नहीं लगा होगा। लेट मी सी, एक बच्चा मुझे लगता है बीच में क्लास में शरारत कर रहा है। मीटिंग डिटेल्स, माशाल्लाह से बच्चे तो काफ़ी आगे हैं क्लास में, लेकिन ये है कि बच्चे हटते नहीं हैं। शरारत जहाँ पे 50 से ऊपर बच्चे जाए वहाँ पे शरारतें शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब अब
पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपने नई क्लास पढ़नी, आपका नहीं दिल कर रहा, आप चले जाएं, लेकिन एटलीस्ट ये मत कीजिए कि आप बच्चों के साथ खराबी पैदा कर रहे हैं। मीटिंग डिटेल्स, अच्छा खैर छोड़िए, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अभी सुकून हो गया मेरा क्लास में थोड़ा सा, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेटा ये इरिगेशन के बारे में जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। उसने कहा कि सर्दियों में 14 दिन के बाद पानी लाजमी लगना चाहिए, और अगर आप ज़्यादा लगाएंगे वो मैं बता चुका हूँ कि उससे प्रॉब्लम होगी। जैसे ये एग्जांपल दिया कि ड्यूरिंग ब्लूमिंग इरिगेशन इज जनरली नॉन रिकमेंडेड, जब फूल निकल रहे हो ना किन्नू के या किसी के भी, और ये इस एंगल से बेटा पढ़ा करें कि अगर आपके घर में कोई पौधा लगा है या किसी को आपने मशवरा देना है तो आपको एटलीस्ट इन चीज़ों का पता हो। तो जब फूल वगैरह निकल रहे हों किन्नू के, उस वक्त कभी भी पानी नहीं लगाते। अगर उस वक्त पानी लगाएंगे तो क्या होगा, फूल झड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बट द ऑथर हैज ऑब्जर्व्ड इन स्वीट लाइम एंड इरिगेशन ड्यूरिंग द पीक ब्लूम प्रोड्यूसेस गुड रिजल्ट। लेकिन कहता है स्वीट लाइम में देखा ये गया कि जो है ना अच्छे रिजल्ट्स पैदा हुए हैं, अच्छे रिजल्ट्स पैदा होते हैं, ठीक है। तो लेट मी सी, आई होप आप चीज़ें थोड़ी स्ट्रीमलाइन होंगी। मैंने कुछ सेटिंग्स चेंज की हैं और होपफुली नाउ द थिंग्स विल बी ओके। तो मोहम्मद हमाद अहमद कुछ पूछना चाहता है। जी बेटा हमाद, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, तो आफ्टर फ्रूट सेट वो कहता है इसमें अब जब ये फूल निकलते वक्त पानी नहीं लगाना, ये याद रखिएगा। और लेकिन उसने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि स्वीट लाइम में जो है ना जी, इरिगेशन ड्यूरिंग पीक ब्लूम प्रोड्यूसेस गुड रिजल्ट्स। स्वीट लाइम में लेकिन पानी अगर फूल लगते वक्त उसने देखा कि अगर दिया जाए हल्की सी इरिगेशन तो उससे क्या होता है कि यील्ड बढ़ जाती है। तो ये दो चीज़ें बेटा यहाँ पर देखनी है कि फूल आते वक्त पानी नहीं लगाना, लेकिन सिर्फ एक स्पेशल केस उसने स्वीट लाइम का बताया जिसमें अगर लाइट इरिगेशन दी जाए फ्लावरिंग के वक्त तो वो यील्ड बढ़ाने में हेल्पफुल है। आफ्टर फ्रूट सेट कहता जब फल लग जाए इट इज़ क्रिटिकल टू प्रोवाइड रेगुलर इरिगेशन। फल लगने के बाद पानी देना बहुत ज़रूरी है। फेलियर टू प्रोवाइड फोर्टनाइटली इरिगेशन ड्यूरिंग अप्रैल जून ये जुलाई विल इनहांस फ्रूट ड्रॉप। अगर कहता आप इसमें पानी नहीं देंगे, खासतौर पर गर्मियों के महीनों में जब फल लगा होगा तो फिर आपका फल गिरेगा, ठीक है। अक्सर बच्चे आते हैं मुझसे पूछते हैं सर वो हमने ये घर में हमारे पौधा लगा है उस पर फल तो लगता है लेकिन गिर जाता है। माइट बी वन ऑफ द रीजंस इज या तो आप उसको ज़्यादा पानी दे रहे हैं बहुत, या फिर आप उसको पानी नहीं दे रहे, दोनों चीज़ों में फ्रूट ड्रॉप होगा। रिस्ट्रिक्ट फ्रूट डेवलपमेंट, फल की ग्रोथ नहीं होगी, फल का साइज नहीं बढ़ेगा अगर आप पानी नहीं लगाएंगे, ये भी उसका एक नुकसान है। एंड रिजल्ट इन लो यील्ड एंड स्मॉल फ्रूट, और आपके फ्रूट्स जो होंगे वो स्मॉल साइज के होंगे, यील्ड भी थोड़ी आएगी। ड्यूरिंग विंटर मंथली इरिगेशन इज इनफ टू मेंटेन अ हेल्थ ऑफ द ट्री। कहता सर्दियों में आमतौर पे महीने में एक बार पानी लगा दें तो उससे पौधे जिंदा रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। नीचे ये मैंने आपकी आसानी के लिए किताब में ये तस्वीरें नहीं बनी, ये आपके लिए ये बनाई हैं। 3 किस्में हैं बच्चों इसमें इरिगेशन जो सिस्टम्स हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि पौधे को पानी लगाने के 3 तरीके हैं। एक है चैनल इरिगेशन, इसमें ये खाले के अंदर ऐसे ये खाला बना दिया, उसके अंदर ये पौधे लगे हुए हैं, पानी एक तरफ से गुजरता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है। इसका नुकसान ये है कि अगर एक दरख्त के ऊपर कोई बीमारी है तो वो बीमारी यहाँ से उसके पत्ते गिरते हैं और वो या बीमारी के स्पोर यहाँ से गिरते हैं, पानी में बहते बहते दूसरे तक पहुँचते हैं, इसको भी इन्फेक्शन लग जाती है, अगले को भी इन्फेक्शन लग जाती है। तो ये इस तरह इन्फेक्शन लगने का चांसेस हैं। एक दरख्त इन्फेक्ट हुआ तो सारे इन्फेक्ट होंगे क्योंकि पानी जो है वो सबको लग के गुजर रहा है। दूसरा है, और दूसरा नुकसान इसमें ये होता है इस चैनल इरिगेशन में कि पानी की जो इसमें कह लें कि रूट जोन है वो बहुत थोड़ा सा जो है उसको पानी मिलता है, ज़्यादा पानी खाले में बह जाता है, उस जगह पे एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इसके बाद फिर एक दूसरा सिस्टम आता है जिसको कहते हैं चैनल बेसन सिस्टम। इसमें छोटे छोटे हम जैसे दौर बना देते हैं, छोटे छोटे बेसन बना देते हैं, ज़मीन के खोद के गड्ढे बना देते हैं छोटे छोटे, और इनमें ये पानी भर जाता है।
चैनल बेसन का फायदा सिर्फ ये होता है कि इसमें जो पानी जब भरता है तो वो इसमें इस वाटर चैनल के अंदर जो है वो ज्यादा कह लें कि रूट जोन में अब्जॉर्ब हो जाता है, तो पौधे को ज्यादा पानी मिल जाता है। लेकिन नुकसान वही रहता है कि एक पौधे की बीमारी दूसरे में ट्रांसमिट होती है। तो सबसे अच्छा सिस्टम जो होता है दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड बेसन सिस्टम। मॉडिफाइड बेसन सिस्टम में खाला बीच में बनाते हैं और जो छोटे छोटे दौर बना के और उनको खाले के साथ ऐसे जोड़ देते हैं। इसमें ये होता है कि जो पानी एक बार इस खाले में चला गया वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि पानी का फ्लो इस तरफ से ऊपर को जा रहा है। ठीक है, अली अशरफ बेटा आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें क्लास में? एक मिनट में अली अशरफ की बात सुन लो। जी अली अशरफ, अली अशरफ आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। अच्छा जी, खैर ये चैनल बेसन बेटा यहाँ पे मॉडिफाइड बेसन सिस्टम हो गया। उसके बाद ये जनरल बातें यहाँ पे लिखी वही सारी, इरिगेशन में भी सप्लाइड थ्रू बेसन सिस्टम, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है, या मॉडिफाइड बेसन सिस्टम। सिट्रस में ये दो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, द बेसन एंड मॉडिफाइड बेसन सिस्टम रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ वाटर टू स्प्रेड ऑफ ट्री बाय कंस्ट्रक्टिंग बेसन्स, ये उसने उसकी डेफिनेशन लिखी, पढ़ लीजिएगा। गुड फॉर यंग ऑर्चर्ड, कहता है ये सिस्टम अच्छा तो है लेकिन ये जो छोटे दरख्त हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब द ट्रीज ओवर 10 years old attain a size where the flood irrigation performs better, जब दरख्त बहुत बड़े हो जाते हैं तो फिर ये बेसन छोटे रह जाते हैं, दरख्त का फैलाव बहुत होता है, उसकी रूट्स काफ़ी बड़े पैमाने पे फैली होती हैं, तो फिर उसको पानी लगाने के लिए बेहतर होता है कि फ्लडिंग ही कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें फिर ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के उनको पानी से भर देते हैं। तो ये उसने यहाँ पे बताया कि स्ट्रेट चैनल कनेक्ट्स द बेसन ऑफ ईच ट्री, ये उसने जनरल बातें बताई हैं बेसन सिस्टम की, और ये मैं बता चुका हूँ पहले। मॉडिफाइड बेसन की भी उसने बातें बताई हैं, सारी वही बातें जो मैं ऊपर बता के हैं उसने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको आपने पढ़ लेना। अब यहाँ पे नीचे एंड पे जो उसने बात की है वो ये है कि The need for irrigation is determined by various methods. 3 मेथड हैं जिसकी मदद से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि कब पानी लगाना चाहिए। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से हैं? नंबर 1 पहला है बाय एस्टिमेशन ऑफ फ्रूट ग्रोथ रेट, फल के साइज को उसके ग्रोथ रेट को देखते हुए पानी लगाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि 5 से 10 फ्रूट जो होते हैं उनके ऊपर टैग लगा देते हैं, उनके ऊपर धागा बांध देते हैं, साथ में लिख के कुछ लगा देते हैं, और on a branch, एक ब्रांच के ऊपर, and their circumference is measured on daily basis between 7 to 9 AM। और कहता है उनका जो वो एक धागे की मदद से ना उस फल के धागा उस फल के ऊपर लपेट के कितना धागा लिपटता है उसके ऊपर उसको उसका सर्कमफ्रेंस ले लेते हैं, बाहर वाला जो मुहीत होता है वो ले लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और कब करते हैं? 7 से 9, सुबह के 7 से 9 के दरमियान, सुबह सुबह। उसके बाद कहता है जब इरिगेशन जैसे उसको पानी लगाते हैं दे गेन साइज रैपिडली, वो अपना साइज बढ़ाना शुरू करते हैं। तो कहता है आप तजर्बा करके देख भी सकते हैं कि जब पानी लगाएंगे तो फ्रूट का साइज बढ़ता रहेगा, जब फ्रूट का साइज रुक जाए या कम थोड़ा बढ़ने लगे तो ये दैट इज द सिंबल के अब पानी लगाने की जरूरत है, फ्रूट अपना साइज अटेन नहीं कर रहा। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसकी मदद से आप कह लें कि उसको पानी लगा सकते हैं, ऑल्दो ये इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तो ये उसने एक जनरल बात की इसमें, ठीक है ना। इटैलिक में कर दूं इसको ताकि उसके साथ मर्ज ना हो। अच्छा जी, आगे है दूसरा बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स ऑफ विल्टिंग, आप पत्तों की सिम्टम्स देखकर भी जो है वो उसको पानी लगा सकते हैं। कहता जब पौधे को पानी की ज़रूरत होगी, जैसे आपको जब प्यास लगती है तो आपकी शक्ल से पता चल जाता है कि जनाब आप जो है आपको प्यास लगी है। इसी तरह पौधे को भी जब बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो उसके पत्ते जो हैं वो कर्ल होना शुरू हो जाते हैं, मुड़ना शुरू हो जाते हैं, डेलिकेट हो जाते हैं, ढलक जाते हैं नीचे को ज़मीन की तरफ को, तो नज़र आ जाता है कि यार ये पौधा जो है इसको पानी की ज़रूरत है। तो कहता है उन सिम्टम्स को देखते हुए आप सिंपली इरिगेशन दे दें, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा लेट लगाया और आप तो पौधा वैसे ही मर गया, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट गुजर गया और पौधा मर गया। ठीक है, आगे है विद टेंशियोमीटर, ये आमतौर पे मोस्ट एडवांस मेथड है। ये क्या होता है कि टेंशियोमीटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल, ये ज़मीन में पानी कितना है टेंशियोमीटर इसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, और इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, ये आपने याद करना है बेटा इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये कैसे काम करता है। इसमें एक चीनी के तरह की बनी हुई पोर्सिलिन एक पोरस मटेरियल की ट्यूब होती है विद अ गेज फिक्स ऑन द टॉप, और उसके ऊपर एक गेज लगा होता है, उसके ऊपर एक कह लें कि
पैमाना लगा होता है। द टेंशियोमीटर आर पुट अंडर द ट्री विद इन द ड्रिप लाइन, कहता है वो जमीन के अंदर दबा दी जाती है। द ट्यूब इज फिटेड विद वाटर, और इसके अंदर इसके साथ पानी के साथ इसको ट्यूब इज फिल्ड विद वाटर, इसके अंदर पानी भर दिया जाता है, ठीक है। एज द सॉइल, वो जो कप होता है ना, जो चीनी का बर्तन या कप होता है, उसके अंदर पानी भर देते हैं और उसके ऊपर एक मीटर लगा होता है। अब कप को पानी से भर के उसको जमीन में दबा दिया, तो अब जब व्हेन द सॉइल इज डिप्लीटेड ऑफ वाटर, जब कहता है जमीन से पानी निकलेगा तो क्या होगा, द वाटर इन द ट्यूब मूव्स आउटसाइड इनटू द सॉइल एंड अ वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द ट्यूब। तो जमीन में पानी जो है वो कप में से निकल के जमीन में जाने लग जाएगा, क्योंकि जमीन वो कप जो होगा वो पोरस होगा। बिल्कुल वैसे जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, इस तरह उसके अंदर मसाम होते हैं, उसमें से पानी बाहर निकल जाता है। तो जब उसमें से पानी निकलता है तो अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और वो वैक्यूम जो होता है वो मैयर कर लेता है वो गेज जो ऊपर लगाया होता है। तो यहाँ पर उसने एक ये रीडिंग दी हुई है, ये आपने याद करनी है। ये उसने कहा है कि एट 40 मार्क द ट्री शुड बी इरिगेटेड। आमतौर पर उस गेज के ऊपर जब 40 की रीडिंग तक पहुंच जाए सुई, तो फिर पानी लगा दें। व्हेन द फ्रूट इज इन अर्ली स्टेज फर्स्ट 8 वीक्स द ट्री आर इरिगेटेड एट 25 to 30 मार्क। कहता है शुरू के स्टेजेस के ऊपर जब पौधे छोटे हों तब तो 25-30 की रीडिंग के ऊपर ही जाके सिर्फ उनको पानी लगा देते हैं। तो पॉइंट ये आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें यहाँ से पढ़ेंगे। आखिरी बात जिसमें अब खत्म होने वाला हमारा टॉपिक आज, फर्टिलाइजर के बारे में है चीज़ें। फर्टिलाइजर में ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये मोटी मोटी बातें सिर्फ बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल नहीं। फर्टिलाइजर में बेटा सबसे पहले तो ये कि 16 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें कौन कौन से हैं, उसमें से जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, ये तीन जो हैं, दीज आर अवेलेबल फ्रॉम वाटर एंड एयर। ये पौधा पानी से और हवा से लेता है, जबकि बाकी जो 13 एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे पौधा रूट से एब्जॉर्ब करेगा, जमीन से, वो हवा से नहीं लेगा। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है बात, कितने एलिमेंट्स हैं जो हवा से लेता है या जमीन से, और कितने हैं जो सिर्फ जमीन से लेता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसी तरह उसमें उसने कहा है कि जो मेजर एलिमेंट्स जो जमीन से लेता है वो कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो है मेजर एलिमेंट्स हैं जो वो जमीन से लेता है। NPK आर रिपीटेडली अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, ये खाद के तौर पे हम आमतौर पे ये चीज़ें डालते हैं। उसके बाद द रेस्ट आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, वो बाकी जितने भी हैं, ये 13 में से ये 3 तो हम डालते हैं खाद, बाकी जितने 10 एलिमेंट हैं वो खुद ही ज़मीन से पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम डालते नहीं हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में, यूरोप में, उनकी जो pH है डेट इज़ एसिडिक इन नेचर, और वहाँ पर जो है वो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़्यादा कमी होती है और वहाँ पर वो माइक्रो न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं बेटा, इसमें वो उसने कहा कि वो फोलियर अप्लाई करते हैं हमेशा, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड बाय फोलियर एप्लीकेशन। उसकी वजह क्या है कि ये बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए। इसकी एग्जांपल उसने दी है यहाँ पे, जिंक, मैंगानीज, आयरन, कॉपर एंड बोरॉन इज फ्रीक्वेंटली अप्लाइड। ये सिट्रस में सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने चाहिए, स्प्रे करने चाहिए, तो ये पौधे की ग्रोथ बढ़ाते हैं। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगी, पौधे की ग्रोथ बड़ी अजीबोगरीब सी होगी, और आप कहेंगे सर मेरे पौधे का फ्रूट पता नहीं कैसा, उसका टेस्ट नहीं बन रहा, उसका साइज नहीं बन रहा, हो सकता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, ठीक है ना। तो ये फर्टिलाइजर के बारे में कुछ जनरल बातें। एक ये मैंने लाइन लिखी थी मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स की, ये मैं इंशाल्लाह आपको इसकी भी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, काइंडली इसको नोट कर लें, क्लास में इसको शेयर कीजिएगा, मैं इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे माइक्रो पर। अच्छा, फॉर फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट नो जनरल रूल, कहता है कोई खास जनरल रूल नहीं है कि कितनी आपने खाद डालनी है। हाउएवर ये फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पर आप फर्टिलाइजर डालते हैं, ये आपने याद कर लेने। उसके बाद यहाँ पर सबसे काम की चीज़ है वो नीचे है फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस में, ये जो मैंने लाल की हुई है। उसने कहा है कि आमतौर पे पाकिस्तान में नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा डलती है, और वो आमतौर पे एक दरख्त को 1 से 1.5 किलो खाद डाली जाती है, एक दरख्त को 1 से 1.5 किलो। आपने अगर हमारे कैंपस में ये बाग विजिट किया हो तो ये तकरीबन 3 से 4 साल पौधे पुराने हैं, 4 साल हो चुके हैं इनको, तो अभी इनकी खाद बहुत थोड़ी है, ये 1 किलो से भी थोड़ी कम ही शायद इनको खाद डालते हैं यहाँ पर। लेकिन जब पौधा बड़ा होता है तो फिर उसकी खाद साथ साथ बढ़ाते जाते हैं, तकरीबन 1 किलो 1.5 किलो तक पहुँच जाती है। इसी तरह कहता है कि इसमें ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर फार्म यार्ड मैन्योर इज कंसिडर्ड बेस्ट। सबसे बेहतरीन खाद जो है ना दरख्त के लिए वो फार्म यार्ड मैन्योर है। अगर फार्म यार्ड मैन्योर कहता अवेलेबल हो तो केमिकल्स फर्टिलाइजर को सप्लीमेंट के तौर पे डालें, उसको साथ में वैसे डालें सप्लीमेंट के तौर पे चीज़ें पूरी करने के लिए, लेकिन फार्म यार्ड मैन्योर को ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। इट इज़ रिकमेंडेड दैट हाफ द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बी सप्लाइड बाय फार्म यार्ड मैन्योर एंड हाफ बाय केमिकल फर्टिलाइजर। कहता है ये बेहतर है कि आप जो है ना वो आधी डोज फार्म यार्ड मैन्योर से अपनी पूरी करें, आधी गोबर की खाद डाला करें और आधी जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर डालें। ये भी इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात अहम है।
फिर ग्रीन मैन्योरिंग भी इसमें करें, उसने कहा ग्रीन मैन्योरिंग करनी चाहिए, ये मैंने यहाँ पे बात लिख दी। फिर उसने नीचे ये कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे बताए हैं कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ एडिंग ग्रीन मैन्योरिंग या फार्म यार्ड मैन्योर टू दी क्रॉप। ये जो ऑरेंज कलर में लिखे हैं ये आपने ऑब्जेक्टिव यहाँ से पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से फायदे हैं जी ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने के, ये सारे फायदे लिखे हुए हैं ऑर्गेनिक मैटर के, ठीक है। आगे फिर ये द मोस्ट फ्रीक्वेंट अप्लाइड फर्टिलाइजर इज नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन डाली जाती है, और ये किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, ये किस फॉर्म में पौधा एब्जॉर्ब करता है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि ये नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। नाइट्रेट नेगेटिवली चार्ज होता है और ये जमीन में ज्यादा देर पड़ा नहीं रहता, ये या तो हवा में उड़ जाएगा या ये लीच डाउन कर जाएगा जमीन के अंदर पानी की मदद से। ये मोबाइल एलिमेंट में नाइट्रोजन। फास्फोरस और पोटाश जो है ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं ज़मीन में, ज़्यादा देर तक दस्तयाब रहते हैं। यही वजह है कि वो कहता कि जब हम ऑर्चर्ड को खाद डाल रहे होते हैं तो नाइट्रोजन की जो खुराक होती है इसको 2 या 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, एक साल में 3 दफ़ा नाइट्रोजन की खाद डालते हैं, ठीक है। जबकि उसकी बजाय जो वो कह लेंगे यहाँ पर उसने फिर ये सारी टाइमिंग्स लिखी है, मैं ये अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जबकि फास्फोरस और पोटाशियम जो है वो साल में सिर्फ एक बार डलती है। क्लियर हो गया? नाइट्रोजन 3 बार साल में, फास्फोरस पोटाश एक बार। उसके बाद फिर उसने कहा गोबर की खाद कब डालनी है, उसने कहा नवंबर दिसंबर में डालें। इसी तरह ये नवंबर दिसंबर में डालने का फ़ायदा क्या होगा ये उसने बता दिया नीचे, ये फ़ायदा है इसका कि ये स्प्रिंग तक अवेलेबल हो जाएगी पौधे को जब उसने ग्रोथ करनी है। आगे फिर उसने कहा नाइट्रोजन की पहली खुराक जो होती है और दूसरे फर्टिलाइज़र जो है वो फरवरी में डालें, फरवरी में जाके फर्टिलाइजर्स को ऐड करें। उसके बाद कहता नाइट्रोजन की आधी डोज अप्रैल में डालें जब फ्रूट सेटिंग कंप्लीट हो। अगस्त सितंबर में जाके देखा गया है कि अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कि नाइट्रोजन वहाँ पर डाली जाए। अच्छा, इनहांसिंग ब्लूमिंग एंड फ्रूट सेट। अगर कहता दरख्त, ये 2 डोजेज यहाँ पर उसने ऊपर बता दी, एक फरवरी की बता दी, एक उसने अगस्त सितंबर की बता दी, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा तीसरी डोज जो है अगर नाइट्रोजन की, अगर आपके दरख्त कमज़ोर हैं, आप समझते हैं कि यार मेरे दरख्त इतने अच्छे नहीं हैं, फ्रूट इतना अच्छा नहीं उठाते, तो फिर आप तीसरी डोज जो है ये फरवरी में ही 15 दिन के बाद तीसरी डोज भी डाल सकते हैं। मतलब फरवरी में 2 डोजेस डाल दें, स्प्रिंग सीजन में 2 डोजेस डालें, और आगे फिर जाके जून जुलाई के महीने में, अगस्त सितंबर के महीने में जाके कहीं तीसरी डोज डालें नाइट्रोजन की। तो ये जनरल बातें इसके बारे में। यहाँ पर आखिरी बात जो है कि वो एक्सेसिव, ये बात जहन में रखें कि जितने पौधे पर पत्ते अच्छे होंगे उतनी आपकी यील्ड अच्छी आएगी, ठीक है ना। तो सर्दियों में खाद डालने का मकसद यही था कि पौधे के पत्ते ठीक रहें, वो ग्रो प्रॉपरली करें, और उसके बाद फिर जब उसको फर्टिलाइजर मिले, यहाँ पर उसने दिया हुआ ये बात कि शेड्यूल हेल्प ट्रीज टू कीप देयर फोलिएज, इससे ये होगा कि उनका पत्ते बरकरार रहेंगे। यूजुअली ड्रॉप एक्सेसिवली ड्यूरिंग विंटर, अदरवाइज सर्दी में पत्ते बहुत झाड़ते हैं। हेल्दी ईयर राउंड, ये सारा साल अगर पत्ते रखेगा तो सेहतमंद रहेगा। और जितना फोलिएज गिराएगा, अगर ज़्यादा पत्ते गिरा देता है सर्दियों में तो यील्ड भी कम होगी, और अगर कहता फोलिएज इंटैक्ट रहेगा तो आपकी जो है वो यील्ड बहुत बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक बेटा ये हमारा हो गया फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन। और ये उसके बाद एक छोटा सा पैरा है विच इज कॉल्ड प्रूनिंग। प्रूनिंग के ऊपर वैसे जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते थे ना, तो हम इसमें तो बाकायदा एक ये नोट आ जाता होता था पेपर में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिट्रस प्रूनिंग। लेकिन अब जो है ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इसमें बहुत सारी ऑब्जेक्टिव है, छोटी छोटी ये मैंने हाईलाइट की हुई है, ये आपने इसमें याद करनी है। मैं थोड़ी थोड़ी आपको बता देता हूँ। नंबर 1 प्रूनिंग की डेफिनेशन है जुडिशियस रिमूवल। जुडिशियस का मतलब है सोच समझ के, देखभाल के, ठीक है। द जुडिशियस रिमूवल ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट इज कॉल्ड प्रूनिंग। जब आप नाई के पास जाते हैं और नाई को कहते हैं कि यार मैंने बाल कटवाने हैं, तो बेसिकली आप भी प्रूनिंग ही करवा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रूनिंग वही चीज़ है, नाई आपके बाल देखभाल के काटता है ना, कलमे बनाता है देख के कि कहाँ से कितनी काटूं तो अच्छे लगेंगे, बजाय इसके कि आंखें बंद करें और बाल ऐसे ऊपर से सारे कैंची चला दें तो वो तो बाल खराब हो जाएंगे। तो बेसिकली आप भी अपने हेयर्स की प्रूनिंग करा रहे होते हैं। तो प्रूनिंग करती क्या है, इससे कहता है पौधे की उम्र बहुत बढ़ जाती है, पौधे की लाइफ साइकिल बढ़ जाता है। ये नीचे जो लाल रंग से मैंने लिखे हैं, ये लिखे हैं नुकसानात, प्रूनिंग ना करवाने के नुकसानात क्या हैं, ठीक है। इससे पौधे की ग्रोथ इफेक्ट होती है, उसमें बीमारियां पैदा होती हैं, ये सारी बातें ये लिखी हुई हैं। लाइट पेनिट्रेशन नहीं होगी, बीमारियां, पौधे के पत्ते कम निकलेंगे, वगैरह वगैरह। आगे है प्रूनिंग किस सीजन में करनी चाहिए, प्रूनिंग किस लिए की जाती है, व्हाई द प्रूनिंग इज डन, ठीक है ना। तो प्रूनिंग इज डन बोथ टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ट्री स्केलेटन। एक तो ये कि दरख्त की प्रूनिंग इसलिए की जाती है कि उसके जो वो शाखों का स्ट्रक्चर है, आपको पता है ना कि दरख्त का एक नीचे से एक तना निकलता है, उसके ऊपर फिर एक से ज़्यादा शाखें होती हैं।
तो वो कोशिश ये होती है कि शाखों की बनावट कुछ इस तरह हो कि वो सारा वजन तने पर इक्वली पड़े। अगर शाखें एक तरफ को ज्यादा बढ़ गई दरख्त की तो नतीजा क्या होगा कि दरख्त गिरने का खतरा होगा, ठीक है ना। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ट्री स्केलेटन। इस जो टाइप है स्केलेटन वाली, इसका नाम भी चेंज है, इसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं बेसिकली। प्रूनिंग के अंदर एक एडवांस फॉर्म आ जाती है ट्रेनिंग, वो नीचे आ रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में। तो दूसरी प्रूनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मार्केटेबल फ्रूट्स। आपके पास जो फ्रूट है वो ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा आप उससे प्रॉफिट हासिल कर सके, ये उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहता है प्रूनिंग पे बड़े झगड़े हो चुके हैं, बड़ी बातें होती हैं, लोगों का बड़ा इसमें मुख्तलिफ राय है, इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल। और सम रिकमेंड हैवी एनुअल बाइनियल प्रूनिंग। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी प्रूनिंग करनी चाहिए किन्नू के बाग की या सिट्रस की, लेकिन कुछ जो है वो कहते हैं नहीं, बहुत हल्की सी करनी चाहिए। तो आमतौर पे जो जिस पे सब मुत्तफिक हैं वो क्या बात है कि ये चीज़ें लाजमी प्रून करनी चाहिए, ये मैंने हाईलाइट कर दी हैं, ठीक है। कौन कौन सी? डिजीज बीमारी वाले जो शाखें हैं वो रिमूव करें, डेड मरी हुई शाखों को रिमूव करें, वाटर स्प्राउट, ऊपर तक वाटर स्प्राउट एक खास किस्म की शाख होती है जो बहुत तेजी से ग्रो करती है और ये आमतौर पे इसके ऊपर कोई फल नहीं लगता, ठीक है, ये सिर्फ शाख ही होती है, पत्ते ही होते हैं, तो ये किसी काम के नहीं हमारे, क्योंकि हमने तो फल के लिए पौधा लगाया होता है, तो इसलिए इसको रिमूव करना ज़रूरी है। एंड अनडिज़ायरेबल ग्रोथ, और भी अगर आपको फील होता है कि यार ये पौधा गलत सिमत में जा रहा है, ये जनाब एक तरफ को बढ़ता जा रहा है, तो उसको भी आप कट कर दें। तो ये सारी चीज़ों पे सब एग्री करते हैं कि यहाँ पे प्रूनिंग ऐसे करनी चाहिए। यहाँ पर उसने एक बात लिखी है कि पाकिस्तान में ना कोई इतनी खास प्रूनिंग के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, यही वजह है कि हमारे यहाँ पर बहुत थोड़ी लाइफ है। मैंने जैसे पहले बताया 30 से 35 साल नॉर्मल उम्र है सिट्रस के ट्री की हमारे मुल्क में, मैक्सिमम 40 तक चली जाएगी, बल्कि शायद इससे भी थोड़ी है, 30 से भी नीचे नीचे रहती है। जबकि कैलिफोर्निया में, इन कंट्रास्ट इन कैलिफोर्निया वेयर रेगुलर प्रूनिंग इज प्रैक्टिस्ड, वहाँ पर सिट्रस रिमेन प्रोडक्टिव इवन एट 75 to 100 ईयर। वो कहता है कि कैलिफोर्निया में जो सिट्रस के प्लांट्स हैं वो आमतौर पे 75 से 100 साल तक फल देते रहते हैं। दरख्त का जिंदा रहना और बात है, दरख्त का फल देना और बात है, ठीक है। हो सकता है आपके भी बाग में पौधा लगा हो, आपके सर हमारे बाग में पौधा 50 साल पुराना, वो मैं आप एग्री कर जाऊंगा कि चलो यार होगा पुराना, लेकिन हो सकता है वो फल नहीं देगा, वो प्रोडक्टिव फ्रूट नहीं देगा, वो आप मार्केटेबल फ्रूट नहीं देगा, कमर्शियल फ्रूट्स उससे आप नहीं ले सकते, एक दो फल लग जाएंगे मैक्सिमम और कुछ नहीं है। लेकिन जो कैलिफोर्निया की वो बात बता रहा है कि वहाँ पर 75 से 100 साल तक वो अपने दरख्तों से फल लेते हैं, और उसकी बड़ी वजह यही है कि वो प्रूनिंग अच्छी करते हैं। तो उसने कहा प्रूनिंग ऑफ यंग ट्रीज इज कॉल्ड ट्रेनिंग। जो नए पौधों की जब पौधा उग रहा होता है उस वक्त जो प्रूनिंग करते हैं उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। और वो ट्रेनिंग किस लिए करते हैं, ये उसके ऑब्जेक्टिव ऊपर भी आया था, दोबारा नीचे आ गया कि टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्केलेटन फॉर द ट्री। पेपर में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि प्रूनिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग। तो प्रूनिंग की डेफिनेशन तो ऊपर आपने लिख दी ना कि जुडिशियस रिमूवल ऑफ ये फला फला फला, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव में क्या है कि जनाब ये इसमें से ये जो ये बातें ना, ये वाली ये लिखी हुई, ये प्रूनिंग के लिए ज़रूरी है, प्रूनिंग चीज़ों को किया जाता है, ठीक है ना। जबकि ट्रेनिंग के बारे में जो डेफिनेशन आती है वो ये है यहाँ पर, ये जो लिखी हुई है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट करूँ यहाँ पर ताकि आपको ट्रेनिंग की बात क्लियर हो जाए। ये तो ट्रेनिंग की डेफिनेशन है कि ये प्रूनिंग की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। द पर्पस इज टू मेक अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, दरख्त का ढांचा प्रॉपर बने, उसकी शाखें इक्वली स्पेस्ड हों और उनका वजन इक्वली पड़े। ये ना हो कि कोई एक शाख जो है ज़्यादा झुकी हुई है या एक शाख के ऊपर ज़्यादा वजन पड़ा है और हवा चलती है तो वो टूट जाती है वजन से, ये ना हो, ठीक है। इसी तरह नो ब्रांच शुड बी अलाउड ऑन द मेन स्टेम विद इन 60 to 75 सेंटीमीटर्स ऑफ द ग्राउंड। जमीन से फुट से 2 फुट से 2.5 फुट तक ऊंचाई तक कोई शाख नहीं उगनी चाहिए। दरख्त बिल्कुल उसका तना जो है सीधा होना चाहिए, उस पर कोई शाख ना हो ज़मीन के लेवल पर। उसकी वजह क्या है कि बाज़ दफ़ा पानी लगाते वक्त, खाद लगाते वक्त पानी लग जाता है, या जनाब कोई गोडी करते वक्त या हल चलाते वक्त कोई चीज़ लग जाती है शाख को, तो वो डैमेज होने के चांसेस है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ये सारी बातें उसने फिर अब ये बता दी ट्रेनिंग की, ठीक है ना। ये ट्रेनिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रेनिंग का पैरा है, इसको आपने ट्रेनिंग का पैरा समझ के पढ़ना है, ये जो मैंने लाल येलो हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया। उसके बाद उसने कहा आखिरी बात इसमें कि जब फल लग जाए, जब पौधे पे फल लग जाए, ऑन द ऑनसेट ऑफ बीयरिंग, जब फल लग जाए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रूनिंग चेंज, तो कहता है ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है। एंड नाउ ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, टू प्रोड्यूस मैक्सिमम फ्रूट ऑफ गुड क्वालिटी बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन फ्रूटिंग एंड वेजिटेटिव वुड। अब यहाँ पर एक बड़ी काम की बात बेटा जो मैंने बतानी वो ये कि अक्सर बच्चे लालच करते हैं, या आपके घर में आप देखेंगे इस बात को कि किन्नू का दरख्त लगा है या कोई और मौसम्बी का या माल्टे का लगा है, उस पर फूल तो बहुत आता है,
ठीक है, और वो बड़ा फ्लावरिंग होती है और बच्चे बड़े खुश होते हैं देखकर, सर ये इस बार बड़ा फ्लावर उठाया इस दरख्त ने। लेकिन वो क्या होता है, वो इतना फूल उठा लेता है दरख्त के बाद में, उससे वो फ्रूट बनता ही नहीं है, सारे का सारा फल झड़ जाता है, सारे का सारा फ्रूट, वो जो फ्लावर है वही झड़ जाते हैं, या सारे का सारा फ्रूट ही झड़ जाता है। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि आपने बैलेंस नहीं रखा। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन फ्रूटिंग एंड वेजिटेटिव वुड। जितने पत्ते होंगे उसके लिहाज से ही वो फल बनाएगा। तो मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ जो यहाँ पे नहीं लिखी, कि एक अंदाजे के मुताबिक एक किन्नू जो है ना, किन्नू का फल पैदा करने के लिए 30 पत्ते चाहिए एक दरख्त को। 30 लीव्स मेक फूड फॉर 1 फ्रूट। तो वह खुद हिसाब लगा लें कि एक दरख्त पर कितने पत्ते हैं, और उन पत्तों के लिहाज से वो बेसिकली इस तरह समझ लें कि पत्ते कमाने वाले हैं और वो जो फ्रूट्स हैं वो बच्चे हैं वो खाने वाले हैं। तो कमाने वाले और खाने वालों में जब तक बैलेंस नहीं रहेगा तब तक आपका दरख्त सही तरीके से नहीं चलेगा। अगर पत्ते थोड़े हैं और आपने फ्रूट बहुत ज़्यादा उस पर लग लेने दिया तो क्या होगा, खाने वाले बढ़ जाएंगे, तो भूख नंग पड़ जाएगी, और क्या होगा, दरख्त मर जाएगा, भूख से मर जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा पत्ते होना और फ्रूट बहुत थोड़ा होना ये भी ठीक नहीं है, इसमें तो फिर आपकी वो यील्ड ही नहीं आएगी। तो आमतौर पे एक बैलेंस होता है, आप कोशिश करते हैं कि यार कितने पत्ते हैं उसके लिहाज से हम उसके अंदर फल वगैरह अगर ज़्यादा लग रहा है तो हम उसको बाकायदा स्टिक्स की मदद से या कैंची की मदद से कट करके एक्स्ट्रा फ्रूट को झाड़ देते हैं, उसको गिरा देते हैं खुद से। तो इसमें उसने यहाँ पे बात की है कि बाहर के मुल्कों में तो मैकेनिकल प्रूनिंग की जाती है मशीनों की मदद से। वो मशीनें लगाते हैं और वो क्या करती हैं कि ट्रीज विद इन बाउंड, उन्होंने बाउंड्रियां लगाई हुई हैं, कोई भी शाख, एनी ब्रांच एक्सटेंडिंग बियॉन्ड दैट लिमिट इज प्रून्ड बोथ फ्रॉम द साइड एंड द टॉप। उन्होंने ऐसी मशीनें बनाई हुई हैं, वो मशीनें आती हैं, वो फ्रेम सा बना होता है, उसके अंदर कैंचियां लगी होती हैं, वो फ्रेम दरख्त के ऊपर रखते हैं और वो फ्रेम जो शाख फ्रेम से बाहर होती है उसको कैंची से कट कर देते हैं। ठीक है ना, वो मैकेनिकल प्रूनिंग करते हैं। हमारे मुल्क में ऐसी कोई साइंस नहीं है, हमारे मुल्क में नो सिस्टमैटिक प्रूनिंग इज फॉलोड। लेकिन हमारे यहाँ पर बस ये डेड वुड रिमूव कर दी, डिजीज को देख लिया, अनवांटेड ट्विग्स को हाथ से तोड़ दिया या कैंची की मदद से तोड़ लिया, बस यही काम होते हैं। ठीक है ना। और इट इज़ रिकमेंडेड, कहता कि आमतौर पर रिकमेंड ये किया जाता है। अब ये बात है मैं यहाँ पर बेटा कि सिट्रस में लाइट प्रूनिंग तो रिकमेंडेड है, इस पर सब राजी हैं कि प्रूनिंग करनी ज़रूरी है ताकि सूरज की रोशनी कनोपी के अंदर जाए और वो जो पत्तों की एक वो कह लें कि बाहर उसकी कनोपी है उसके अंदर लाइट जाएगी तो अंदर कीड़े मकोड़े नहीं छुपेंगे, अंदर फंगस नहीं लगेगी। यहाँ पर एक ये मैंने लेमन को हाईलाइट किया हुआ है ये एक FA20BS BCS32032 ये आ रहा है, ये पता नहीं कौन है बच्चा, बहरहाल इसको मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। Pruning of lemon is essential to overcome its habit of apical dominance and to induce fruiting। बेटा ये काइंडली क्लास में जो बच्चे बैठे हैं स्क्रीनशॉट ले लें ज़रा पार्टिसिपेंट्स की। मैंने ये स्क्रीनशॉट की बेसिस पर आपकी अटेंडेंस भी थोड़ी सी देखनी है। प्रूनिंग ऑफ लेमन, कहता है ये लेमन की जो प्रूनिंग है ये एसेंशियल टू ओवरकम इट्स हैबिट ऑफ एपिकल डोमिनेंस इंड्यूस। लेमन के पौधे में, लीमू के पौधे में वो कहता है प्रूनिंग जो है ना बहुत ज़रूरी है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा सकता है। तो ये लेमन के बारे में कुछ बातें उसने लिखी हैं कि लेमन में होता क्या क्या है, ये यहाँ से आपने पढ़ लेना है, ये यहाँ तक ठीक हो गया। ये लेमन के बारे में सारी बातें हैं, सारी की सारी लेमन के बारे में है, क्यों करनी ज़रूरी है, क्या वजह है और किस लिए फ़ायदेमंद है, ये सारी बातें यहाँ से पढ़ लेनी है। ये बस यहाँ पे बेटा हमने आज ख़त्म कर देना। लेकिन उसने कहा कि आमतौर पे जो प्रूनिंग की जाती है ना वो यहाँ पे ये कुछ सीजन्स बताए हुए हैं कि सिट्रस ट्रीज आर प्रून ड्यूरिंग लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग। आमतौर पे सर्दियों के मौसम में या स्प्रिंग आने से पहले पहले, बहार आने से बहार आने से पहले पहले उनकी प्रूनिंग की जाती है। ठीक है, उस वक्त फ्रूटिंग नहीं हुई होती। यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दी है कि जैसे किन्नू की एग्जाम्पल दे रहा है कि किन्नू जो है ना वो प्रून कब किया जाता है, जब किन्नू उतार लेते हैं। और ये तकरीबन तमाम सिट्रस में ऐसे ही है बच्चों कि जब हम फल उतार लेते हैं ना उसके बाद प्रूनिंग करते हैं कि अब यार ये फल उतार लिया, आप दरख्त का बोझ हल्का कर दें, इसके पत्ते छत्ते, इसकी पुरानी शाखें शूखें काटें ताकि इसके अंदर हवा फिरे, इसके अंदर लाइट जाए और ये इसको सांस आए। उसके बाद फिर वो दोबारा उसको खाद शाद डालेंगे, वो फिर से अपने पत्ते छत्ते निकाल लेगा और फिर से नया फल उठाएगा। तो ये उसने यहाँ पे बात की है कि डन आफ्टर किस सीजन में किन्नू की जाती है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से देख लेना। इसी तरह ये यहाँ पर एक बात और है कि देयर विल बी सम लॉस ऑफ न्यू क्रॉप। जब आप प्रूनिंग करेंगे, अगर आपने ज़्यादा प्रूनिंग कर दी तो कुछ नुकसान भी हो सकता है आपको, हो सकता है अगले साल थोड़ी कम फसल आए, लेकिन घबराना नहीं उससे। उसने कहा बट इट इज़ वेरी कह लें कि बेनिफिशियल फॉर दी कमिंग ईयर्स। आपके आने वाले सालों में आपको बहुत अच्छी यील्ड मिलेगी उससे प्रूनिंग करने से। ठीक है ना, तो ये उसने यहाँ पे कुछ बातें की है।
तो यहाँ तक बेटा हमारा आज का टॉपिक था, ये हमने कंप्लीट किया सिट्रस। अब यहाँ पर मैंने जो आखिरी बात करनी है वो ये है, लास्ट बच्चों को ऐड कर लूँ क्लास के अंदर और ये मैं इसको यहाँ पर सेव कर लूँ। लेट मी स्टॉप शेयरिंग विद यू और रिकॉर्डिंग भी ऑफ करें।